हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नातेदारी की रीतियों के बारे में। तो नातेदारी की रीतियाँ क्या होती हैं? नातेदारी की रीतियों से मतलब है कि व्यवहार के जितने भी ढंग होते हैं जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, मतलब उनके साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसे ही नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के साथ हमारा जो संबंध होता है वो हँसी मज़ाक वाला होता है। मतलब हम इतने ज़्यादा ओपनली किसी के साथ हम इतने ओपन होते हैं कि हम उसके साथ आसानी से हँसी मज़ाक कर लेते हैं। कुछ लोगों के साथ हमें जो अपने व्यवहार रखना होता है वो दूरी वाला रखना होता है। जैसे जो बड़े लोग होते हैं जिनके साथ हमें रिस्पेक्ट के साथ रहना होता है, तो उनसे हम थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। हम एकदम से उनके साथ हँसी मज़ाक नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ वक़्त के लिए जुड़ना होता है, कुछ वक़्त के लिए हमें पीछे होना होता है। मतलब कि इस तरह का संबंध कि जहाँ हमें सम्मान भी बनाए रखना है और बात भी करनी है। तो ये सभी जो व्यवहार के ढंग हैं, यही नातेदारी की रीतियाँ कहलाती हैं। तो जो नातेदारी की रीतियाँ हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। उसमें पहले नंबर पे आती है परिहार। परिहार का मतलब होता है दूर रहना और बचना। यानी कि परिहार एक ऐसी रीति है जिसमें कुछ नातेदारों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखने से दूर रखा जाता है। जैसे कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो बहुएँ होती हैं, मतलब जो पुत्रवधू होती है किसी की, वो अपने ससुर से या तो पर्दा करती है या थोड़ा दूरी बना के रखती है। वो एकदम से उनके साथ घुलती मिलती नहीं है। या जो जेठ या कुछ इस तरह के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनसे वो थोड़ा दूरी वाला संबंध रखती है। वहीं कुछ जो जनजाति होती हैं, युगादिर जनजाति में भी ऐसा ही पाया जाता है कि बहुएँ कभी भी ससुर और जेठ के चेहरे को नहीं देखती, यानी कि वो पर्दा बीच में रखती हैं, पर्दा बनाए रखती हैं। वहीं कुछ जनजातियों में ऐसा है कि दामाद अपने सास ससुर से बात नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से ये सम्मान की रीतियाँ हैं जिन्हें कि हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है परिहास संबंध। परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक। जहाँ हंसी मजाक, किस तरह की हंसी मजाक, यानी कि जहाँ दोनों ही पक्षों को, जो दो पक्ष हैं उन्हें दोनों ही पक्षों को ये छूट दी जाती है कि वे एक दूसरे से हंसी मजाक करें और दूसरा पक्ष जो है उसका बुरा ना माने। जैसे कि देवर और भाभी का संबंध, जीजा साली का, ननंद भाभी का संबंध। तो ये ऐसे संबंध हैं, मामा भांजे का और चाचा भतीजे का, दादा पोते का। तो ये इस तरह के संबंध जहाँ व्यक्ति को, यानी दोनों पक्षों को ये छूट दी जाती है कि वे एक दूसरे से हंसी मजाक करें, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो उसकी बात का बुरा नहीं मानेगा। मतलब वो उसे एक हंसी के तौर पर ही लेगा, वो उसे सीरियसली नहीं लेगा। तो ये जो परिहास के संबंध हैं वो सिर्फ कुछ ही रिश्तों में पाए जाते हैं जो कि करीबी होते हैं, जैसे कि जीजा साली का, देवर भाभी का, ननंद भाभी का। तो ये सब रिश्ते एक तरह से परिहास संबंध यानी हंसी मजाक वाले होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मातुले। मातुले जो रीति है वो ज़्यादातर जनजातीय समाजों में पाई जाती है, क्योंकि जो जनजातीय समाज हैं सिर्फ वही मातृसत्तात्मक समाज है। चूँकि ये मातुले जो रीति है वो मातृसत्तात्मक परिवारों की विशेषता है। तो जो भारतीय समाज है चूँकि वो पितृसत्तात्मक है, तो ये ज़्यादातर मातुले जो रीति है वो जनजातीय समाजों में पाई जाती है। तो ये इस रीति का मतलब होता है कि जहाँ माता के अधिकारों और शक्ति की प्रधानता होती है, यानी कि जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। और दूसरा इस जो मातुले व्यवहार है वो तरीका है जिसमें जो स्त्री की संतान है, मतलब जो औरत की जो संतान है वो पिता की तुलना में किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं? अपने मामा को। यानी जो कोई औरत है उसके भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं उसके बच्चे। तो ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई औरत है जो उसके बच्चे का पालन पोषण से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके अच्छे फ्यूचर का जो ज़िम्मा होता है वो एक तरह से औरत के भाई के पास होता है, यानी बच्चे के मामा के पास होता है।
तो इसमें ये उम्मीद की जाती है कि जो मामा है मतलब उस औरत का जो भाई है वो बच्चे के पालन पोषण से लेकर उसके पढ़ाई लिखाई और उसकी उसकी हर तरह से देखभाल करे और अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी उसे ही बनाए। तो चूँकि भारतीय समाज इस तरह का समाज नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज तो एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पिता से पुत्र को जो संपत्ति होती है वो ट्रांसफ़र होती है। वही जो जनजातीय समाज है वो ज़्यादातर मातृसत्तात्मक समाज है और उनमें जो प्रथा जो घर की जो ज़िम्मेदारियाँ चलती हैं वो माँ के अधिकारों के हिसाब से चलती हैं। माँ के अधिकार ज़्यादा होते हैं मातृसत्तात्मक परिवारों में, तो इसलिए जो बेटा होता है वो अपने मामा के तरीक़ों से ही चलता है और अपने मामा को ही अपने पिता की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। 4th नंबर पे आता है सहकष्टी। सहकष्टी रीति एक तरह से बहुत ज़्यादा मज़ाकिया भी लगती है और ये एक तरह से पति पत्नी के बीच के अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाती है, यानी उनके बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी इक्वलिटी है, मतलब कितने मधुर संबंध और कितनी समानता है। तो ये एक तरह से उसे दिखाने के लिए ये रीति भी ज़्यादातर जनजातीय समाजों में ही पाई जाती है, जिसमें पत्नी को होने वाला कोई भी कष्ट और पीड़ा के, जैसे किसी औरत को कोई भी दर्द हो रहा है, कोई भी पीड़ा हो रही है, तो उसके पति को उसी की तरह व्यवहार करना पड़ता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो उसके जो दर्द को महसूस कर पा रहा है। तो उसे ऐसा ही प्रदर्शन यानी ऐसे ही दिखाना पड़ता है जैसे उसकी वाइफ़ कर रही होती है। तो इसमें क्या देखा गया है, इसका सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप जो है असम की खासी जनजाति में देखने को मिलता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी से लेकर उसके बच्चे के पैदा होने तक जिस तरह से औरत जिस तरह का खाना खाती है, जिस तरीके से रहती है और जिस तरह के दुखों का सामना करती है, तो उसके पति को सेम वैसे ही करना होता है। तो दूसरी तरफ जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जो आदमी है उसका मतलब हस्बैंड है, उसे भी वहीं लेटाया जाता है और वो भी अपनी वाइफ़ की तरह ही मतलब रोता चिल्लाता है। तो ये एक तरह से जो व्यवस्था है ये इस तरह की, और उसे भी इसी तरह कुछ दिन के लिए दूसरे जो चीज़ें हैं उसे भी पत्नी के साथ साथ बाहर ही रखा जाता है जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। तो ये एक तरह से सहकष्टी प्रथा एक समानता को दिखाती है कि जो पत्नी जो महसूस कर रही है वही उसका पति भी महसूस कर रहा है। तो ये प्रथा भी ज़्यादातर जनजातीय समाजों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। 5th नंबर पे आता है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन का मतलब होता है कि जब हम किसी को उसके नाम से आवाज़ ना देकर जो उसका नाम है, किसी का नाम लेकर, किसी को बीच में लेकर उसे आवाज़ दें, तब उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। जैसे कि जो भारतीय समाज है उसमें कोई भी औरत अपने पति का नाम लेकर उसे नहीं बुलाती, बल्कि क्या कहती है, वो अपने बच्चे का नाम लेकर उसे बच्चे के पापा के रूप में बुलाती है। तो ये एक तरह से माध्यमिक संबोधन है कि जब आप जो जिसे आप बुला रहे हैं उसका नाम ना लेकर किसी और को का नाम लेकर उसे किसी और को बीच में रखकर उसे पुकारें, तो ये माध्यमिक संबोधन कहलाती है। तो ये थी नातेदारी की रीतियाँ, यानी तरीके कि हम किस संबंध में, मतलब अलग अलग नातेदार होते हैं उनसे हम किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनमें जो ज़्यादातर जो रीतियाँ हैं, जो नातेदारी की ज़्यादातर रीतियाँ हैं, क्योंकि ये जनजातियों के व्यवहारों पर बेस है। इनमें से सिर्फ 1-2 रीति ऐसी है जो भारतीय समाज में भी देखने को मिलती हैं। बाकी जो 3 हैं वो 2-3 भारतीय समाज की विशेषताएँ और 1-2 जो हैं वो सिर्फ जनजातीय समाजों में देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नातेदारी की रीतियाँ या व्यवहार क्या हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।